सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अगेन। सर लास्ट पॉडकास्ट के अंदर हमने ब्रिक्स के ऊपर बात की थी और आखिर में आपने बताया था कि तकरीबन 10 से 15 साल लगेंगे इस पेट्रो डॉलर को ख़त्म होने में, या इसको अपने वेटेज में बराबर होने के डॉलर के और लोकल करेंसीज जो भी इन कंट्रीज़ की हैं। सर उसके बारे में आपने कुछ ये कि कैसे ख़त्म होगा ये 10 से 12 साल के अंदर, कैसे ट्रांजिशन होगी? पहली बात तो हमको पेट्रो डॉलर थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा क्या यह है। जी 1973 में जब इजराइल और अरब की लड़ाई हुई तो अरब मुल्कों ने, सऊदी अरब उसका लीडर था, उन्होंने तेल सप्लाई बंद कर दी यूरोप की। और उस वक्त तेल सप्लाई, अरब मुल्क बड़ी इंपॉर्टेंट थे तेल के लिए, आजकल कम इंपॉर्टेंट क्योंकि अमेरिका बहुत तेल खुद पैदा करता है। लेकिन उस वक्त अमेरिका तेल कम पैदा करता था। उस वक्त तेल वेनेजुएला वगैरह में, मैक्सिको में और मुल्कों में तेल कम निकलता था। अरब मुल्क ज़्यादा बड़े सप्लायर थे तेल के। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब तेल की सप्लाई, साफैशल उस वक्त थे वहाँ के किंग सऊदी अरब के 1970s में। 73 में, तो उन्होंने तेल की सप्लाई बंद कर दी विद वेरी लिटिल वेरी स्ट्रांग सिग्नल टू अमेरिकन एंड टू यूरोप। तो बाकायदा इतनी क्राइसिस हुई कि अमेरिका ने, निक्सन ने बाकायदा टेलीवाइज वो किया, एड्रेस किया और कहा कि राशनिंग होगी पेट्रोल के ऊपर और पेट्रोल की प्राइस पे सिर ही लगेगा। पेट्रोल की प्राइस बढ़ नहीं सकती, बढ़ेगी तो पूरी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बहुत आ जाएगा। और कहा कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। एनीवे, लेकिन असल उन्होंने दूसरा काम क्या किया, किसिंगर को भेजा। हेनरी किसिंगर उनका फॉरेन सेक्रेटरी था, उसको भेजा सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी अरब बादशाह थे, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था बहुत बड़ा, उनको कोई एडवाइजर वगैरह नहीं थे ज़बरदस्त जो कि दुनिया को समझ सकें कि अमेरिकन इकोनॉमी क्या है और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। बहर उन्होंने उसको निगोशिएट किया खूब, उन्होंने वहाँ डिनर किया, उसको समझाया बुझाया, कहा कि हम आपको हथियार देंगे मॉडर्न, और जो है आपको मॉडर्न हथियार देंगे और आपको हम, आपकी जो रूल है, आपकी जो सरकार है, जो आपका फैमिली रूल है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। इस अमेरिकन गारंटी, योर रूल एंड योर किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, पूरी तरह योर राइट प्रोटेक्ट करेंगे और हथियार भी मॉडर्न आपको देंगे। ठीक। और इजराइल के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट डाउन हो जाए। सही। तो उन्होंने कहा जैसे आपके अब्बू ने 1944 में 45 में रूजवेल्ट से बात की थी, यहाँ पैक्ट किया था कि ऑयल एंड टेक्नोलॉजी इन एक्सचेंज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर किंगडम। सऊदी अरब के जो, ये कौन से, इस किंग का नाम क्या था? इनका नाम था किंग इब्न सऊद, इब्न सऊद, अब्दुल अजीज इब्न सऊद। ये 1944 की बात है, जंग खत्म हो चुकी दुनिया में। रूजवेल्ट से मुलाकात हुई थी एक बेड़े के ऊपर, एक शिप के ऊपर। अच्छा। और चंद घंटे की मुलाकात हुई, वहाँ पैक्ट हुआ। एनीवे, चलिए पेट्रो डॉलर। तो क्या हुआ, जब किसिंगर आया, इनसे मिला साफ फैसल से, तो उसने इनको ट्रिक दिया, बेवकूफ़ बनाया कि आप साइन कर दें कि जो भी पेट्रोल आप खरीदेंगे बेचेंगे वो सब अमेरिकन डॉलर में होगा। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकन डॉलर में हो जाए। उन्होंने साइन कर दिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसने कहा कि जो आपको पैसा बचेगा, चूंकि वक्त सऊदी अरब की आबादी बहुत कम थी, सिर्फ 8 मिलियन थी बस, और बहुत गरीब मुल्क था, और सब लोग रहते थे गांव में, और बहुत गरीब मुल्क था सऊदी अरब। तो आपके पास पैसा जो इतना आएगा वो क्या करेंगे आप? तो आप ऐसा करें, हमारी बैंक में सेफ डाल दें और आपको प्रॉफिट मिलेगा, हम आपको हथियार देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। उसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। जो पेट्रोलियम का जो अर्निंग हुई एक्सपोर्ट करके, उसको अमेरिकन बैंक में डाल दिया, क्योंकि अमेरिकन बैंक बड़ी बड़ी बैंक थी। अमेरिकन बैंक ने वही पैसा गरीब मुल्कों को उधार दिया और फिर उन पर रिकॉलोनाइज किया और उनको फिर कब्जा कर लिया इकोनॉमिकली तौर पे, मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक तौर पे। उसको डेट क्राइसिस में जो चेंज हुआ, तो पेट्रो डॉलर जो बहुत ज़्यादा ये अरबों का पैसा लेकर के गरीब मुल्कों को उधार दिया, उन पे कब्जा कर लिया है इकोनॉमिकली। तो ये पेट्रो डॉलर, ये साफ फैसल ने गलती की थी साइन करके। तो सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि बेसिकली अमेरिका ने डॉलर दे के पेट्रोल खरीदा और फिर इनसे जो ट्रीटी करवाई, उनसे वापस अपना डॉलर अपने ही बैंक अकाउंट में जमा करके और उस पर दूसरे गरीब कंट्रियों को उधार देना शुरू कर दिया।
तो समझ तो यही आ रहा है कि अमेरिका ने टोटल अमेरिका का ही फायदा हुआ कि पेट्रोल भी खरीदा, डॉलर वापस गया भी, फिर वापस भी आ गया, और फिर उससे और उसने दूसरे कंट्रियों पे ऊपर, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज पे कब्जा भी किया। ऐसा ही है सर, जी जी, सही ऐसा हुआ कि पेट्रोल बड़ी कीमती चीज है नेचुरली, जी। इसको एक्सपोर्ट हुआ और अमेरिका ने सिंपली कागज छाप के दे दिया और उनका पेट्रोल की दौलत सब कब्जा कर ली, बैंक में डाल दिया। एनीवे तो ये हुआ, तो क्या हुआ कि पेट्रो डॉलर जो है अभी तक जो है, जो भी 90% 95% जो भी ट्रेड हो रहा है दुनिया में, सबसे बड़ा ट्रेड होता है पेट्रोलियम और गैस का, वो सब डॉलर में हो रहा है। तो इससे डॉलर एक करेंसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया, दुनिया की करेंसी होगी, क्योंकि सब लोग को चाहिए डॉलर, क्योंकि पेट्रोल बिना डॉलर नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल डॉलर इस तरह बढ़े कि आपको तेल चाहिए, पेट्रोल आपको तेल चाहिए, डॉलर मुझे दें, और डॉलर नहीं आप पास है तो अमेरिका से उधार लें। तो अमेरिका के डॉलर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। फिर क्या हुआ कि इस तरह जो सऊदी अरब ने और अरब मुल्कों ने अमेरिका का डॉलर को स्ट्रेंथन किया। और दूसरी बात क्या किया, जब इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया, इन्होंने अमेरिकन बैंक में डाल दिया, तो अमेरिका और भी स्ट्रांग हो गया। अच्छा, और तो अमेरिका ने रिजर्व जो है अमेरिकन जो है डॉलर में होने लगा, तो इसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। फिर क्या हुआ कि ब्रिक्स चाहता है पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल कम हो। कैसे इस्तेमाल कम होगा? अब देखिए इस वक्त क्या है कि करीब रिजर्व जो है दुनिया में 59% जो रिजर्व पैसा एक लोगों ने रिजर्व इकट्ठा कर रखा है कि कभी कोई एकाएक कोई प्रॉब्लम हो जाए, रेनी डे हो जाए, तो हम कैसे रिजर्व को यूज करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें। उसके लिए 59% जो करेंसी अब भी रिजर्व है, एक करेंसी है वो डॉलर है, उसके बाद यूरो है, चाइनीज करेंसी लेस देन 4%। तो अब भी ये रिजर्व करेंसी जो है जो उन्होंने इकट्ठा कर रखी है डॉलर है। तो रिजर्व करेंसी डॉलर है, तो जब चाहेगा डॉलर आपको बंद कर देगा, तो जैसे उन्होंने वेनेजुएला बंद कर दिया, ईरान को बंद किया, रशिया को बंद कर दिया, तो आपको जो है आप अपनी ही दौलत आपका वो हक वो सैंक्शन कर फ्रीज कर देता है, इससे बहुत नुकसान होता है। तो ये चाहते हैं गरीब मुल्क कि अब जो बजाय डॉलर के गोल्ड में किया जाए। थोड़ा बहुत शुरू किया उन्होंने, चाइना ने किया है जी, रशिया ने किया है, हाँ, उपाय चाइना, करना। जी चाइना ने किया, इंडिया ने भी इंडिया ने भी किया। अभी इंडिया ने पुराना गोल्ड जो इकट्ठा किया था उसको भी वापस ले लिया इंग्लैंड से। तो एनीवे ये सब हो रहा है। तो अब समझिए कि 59% है, इसको कम करने में अभी टाइम लगेगा। हो सकता है अगर गरीब मुल्कों की इकोनॉमी तेज बढ़े और दुनिया में लड़ाई उड़ाई ना हो, तो हो सकता है 5 साल के अंदर ही हो जाए। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डोमिनेंट करेंसी डॉलर है, उसका डोमिनेशन कम हो रहा है हर साल। क्यों कम हो रहा है? कि गरीब मुल्क आपस में ट्रेड करें अपनी करेंसी में। जैसे सऊदी अरब बेच रहा है चीन को, तो अब चीन चाह रहा है उससे कि हम तुम रेनबी में खरीदो। अब चीन से तुम ऐसा करो कि चीन को तुमने तेल दे दिया, अब तुम चीन से कोई सॉफ्टवेयर, कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये सब खरीदो, एक्सचेंज कर लो, हमको डॉलर की मांग मत करो, डॉलर बीच में ना आए। तो इससे डॉलर का असर कम होगा। इंडिया ने रूस से हमेशा यही हो रहा है, रूस को इंडिया अपना सामान बेच रहा है, चाय वगैरह, और रूस से उनकी टेक्नोलॉजी खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है। ईरान से भी ये हो रहा है। तो ये सब बढ़ रहा है। तो लेकिन ये एक असल चीज ये स्विफ्ट है, जो मैंने आपसे बताया कि स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन। ये जो है, ये अमेरिका ने बेल्जियम में 1973 में बनाया था, कई साल पहले, लेकिन 1990 में और स्ट्रांग हो गई ये इंटरनेट की वजह से। अच्छा, क्योंकि इंटरनेट पे स्विफ्ट का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि स्विफ्ट का मतलब ये कि आप कोई सामान खरीदें तो डॉलर बीच में यूज करके वो सामान को वहां पेमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। ये 1990 में ज्यादा स्ट्रांग इसका यूज होने लगा। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप जो है यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो है रूस को उन्होंने बंद किया, ईरान को बंद कर दिया है। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा हो मैकेनिज्म हो कि ये स्विफ्ट का अल्टरनेटिव हो। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन इंडिया नहीं चाहता इतनी स्ट्रांग जल्दी अल्टरनेटिव, क्योंकि इंडिया अमेरिका को ऑफेंड नहीं करना चाहता। तो चाइना और रशिया चाहते हैं जल्दी से हो जाए, ईरान चाहता है जल्दी से हो जाए, लेकिन इंडिया अपोज कर रहा है। तो अभी भी गरीब मुल्क जो है अमेरिका से कोई मुखालिफत नहीं करना चाहते जल्दी से। तो ये धीरे धीरे होगा, और उम्मीद है कि इस जरूर होगा ये, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, then they will have more pressure on the global economy to accept change। अब देखिए, अगर यही इराक ने 1990 में कहा था सद्दाम हुसैन ने कि हमको डॉलर
का अल्टरनेटिव चाहिए, उन्होंने उसको मार डाला, कद्दाफी को मार डाला। लेकिन जब चाइना रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो इनका शेयर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, अल्टरनेटिव बढ़ेगा। तो ये हुआ। तो देखिए वेस्ट जो है वो ब्लैकमेल करता है एनी कंट्री को कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो स्विफ्ट के आप मेंबर नहीं हो सकते, स्विफ्ट से निकाल देंगे आपको, तो आप पेमेंट कुछ नहीं कर सकते, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट मनी ट्रांसफर खत्म हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक है ये अमेरिका यूज कर रहा है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, दुनिया को प्रेशराइज कर रहा है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम आपको अपने क्लब से अलग कर देंगे, तो आप जो है आपकी इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी। तो ये सब कर रहे हैं। और दूसरे डी डॉलराइजेशन जो है, डॉलर का असर कम होगा, जैसे आपने पहले कहा, ये धीरे धीरे कम होगा जब नेटिव करेंसी को यूज करेंगे। इसके लिए ये नहीं है जरूरी जो कह रहे हैं प्रेस में कि टुमारो ए न्यू करेंसी विल बॉर्न, नो नो नो, स्टार्ट विद नेटिव करेंसी एक्सचेंज। जैसे इंडिया ने रूस को बेचा तेल और या तेल खरीदा और उसको वापस में चाय दे दी, चावल दे दिया, इस तरह दे दिया। या रूस के लोग आ रहे हैं गर्म बीच इंजॉय करने टूरिस्ट इंडिया में, और रूस उसके बदले में इंडिया को तेल दे रहा है, इस तरह एक्सचेंज हो रहा है, समझा ना। तो लोकल ट्रेड बढ़ेगा तो डॉलर का असर कम होगा। इसीलिए मैंने 1985 में लिखा था साउथ साउथ ट्रेड, अगर साउथ साउथ ट्रेड बढ़ेगा तो डॉलर का इस्तेमाल कम होगा, बाद में तो वो लोकल करेंसी को इस्तेमाल करेंगे या एक्सचेंज करेंगे। जैसे इंडिया ने इंदिरा गांधी के ज़माने में 1975-80 में उन्होंने रशिया से डील किया था कि हम आपसे हम सामान लेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आप हमसे चाय ले, हमसे आप गेहूं ले, कुछ इस तरह एक्सचेंज होगा। हमारे जो पास सरप्लस है आप ले लें, आपको जो सरप्लस हमको दे देगा, हमको जरूरत है। तो ये सब होता है, वो बढ़ेगा ये। तो डी डॉलराइजेशन मतलब है कि लोकल पड़ोसी मुल्क आपस में ट्रेड करें और लोकल करेंसी का इस्तेमाल करें, डॉलर की डिमांड ना करें। तो इससे डॉलर का दुनिया में असर खुद ब खुद कम होता जाएगा, समझा। तो इससे झगड़ा भी नहीं होगा, ज्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा एकाएक जो है। और अभी जरा याद करें, अभी इस वक्त डॉलर का इस्तेमाल 3 जगहों पर मैंने कहा। एक जगह पे ये है कि ट्रेड में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल खरीदने में इस्तेमाल होता है। दूसरा जो डॉलर रिजर्व है कि डॉलर रिजर्व हो। तीसरी बात स्विफ्ट में इस्तेमाल होता है। तो ये सब धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि अभी 59% जो दुनिया में ट्रेड हो रहा है पेट्रोल डॉलर का, दुनिया में कमोडिटी का, वो सब डॉलर में हो रहा है। लेकिन अब जो ब्राजील जो है चाइना को देगा जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो सोयाबीन कहते हैं उसको, लेकिन चाइना उसके बदले में उसको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देगा, ट्रैक्टर देगा और टेक्नोलॉजी उसको बेचेगा जो ब्राजील की डिमांड है। तो इस तरह, या हाई टेक देगा, एरोप्लेन का देगा। वो चाहते हैं, ये साउथ चाइना also चाहता है कि दे पैसेंजर जेट बनाए ताकि गरीब मुल्क खरीद सकें और एक्सचेंज में अपने सामान को दे सकें। ये सब हो रहा है। तो ग्लोबल ऑर्डर कैनॉट बी चेंज इन 1 वीक, इट शुड बी ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे ही इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे इकोनॉमी धीरे चेंज होगी। लेकिन देखिए सर, अगर हम इसको स्केल में करेंगे, ये ग्लोबल ऑर्डर जो चेंज होना शुरू हुआ है, चेंज होना तो शुरू हो गया, हम सब जानते हैं जी। लेकिन अगर हम इसको 1 to 10 के स्केल में करें तो इस वक्त आप इसको कहाँ कहेंगे, कौन से लेवल पे इस वक्त ये है? आई थिंक स्टिल इट्स इन प्रिलिमिनरी स्टेज, लाइक 4th, 3rd, नॉट इवन हाफ। अच्छा, वो 4th, 3rd पे अभी बढ़ा है। कैसे बढ़ा? पहले 1, 2 पे था। 2006 में जब उन्होंने शुरू किया था ब्रिक्स, तो बहुत 1, 2 पे था। अब वो 4, 5 पे क्यों आ गया है कि अभी रिसेंटली कजान में जो मीटिंग हुई 2 वीक पहले रशिया में, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया, इंडक्शन किया। एक सबसे ज्यादा जो ग्रो कर रही इकोनॉमी दुनिया में तेज, चाइना के अलावा, वो ईस्ट एशियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जैसे ईस्ट एशिया में कौन कौन? मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये 4 मुल्क हैं, और सिंगापुर, ये 4 मुल्क स्पेशली ग्रो रहे हैं। ये सब ब्रिक्स के हिस्से हो रहे हैं। ब्रिक्स को मेंबरशिप उन्होंने अप्लाई कर रखा है और ब्रिक्स ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है अगले साल के लिए। विद इन फ्यू मंथ दे विल ज्वाइन द ब्रिक्स, ये ब्रिक्स मेंबर हो जाएंगे। और ये इकोनॉमी बहुत तेज बढ़ रही है। 12% वियतनाम बढ़ रहा है, 12 से 14%। इंडोनेशिया बढ़ रहा है 10%। वियतनाम बहुत तेज बढ़ रहा है, फिलीपीन बढ़ रहा है। तो ये मुल्क आसियन कंट्री जो है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ जो है चाइना के बाद, आसियन कंट्री की, चाइना इंडिया के बाद। सर, जो 10 और 12 आपने ग्रोथ बताई वियतनाम की, सॉरी, परसेंटेज पर ये जीडीपी है? हाँ, जीडीपी में। तो ये जो बढ़ रहे हैं, अगर ये ज्वाइन कर लें
तो वेटेज दुनिया की इकोनॉमी का वेटेज ब्रिक्स का बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। G7 से G7 जो है रिच कंट्री हैं, जिसको कहते हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी और फ्रांस, इटली, जो G7 कहते हैं इसको, ये बहुत इनसे वेट में ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो है ब्रिक्स जो है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ तो ये बढ़ेगा, तो फिर इनका ट्रेड आपस बढ़ेगा तो डॉलर का यूज कम होगा, तो स्लोली डॉलर विल डिक्लाइन। So this is a good future, and especially after inclusion of मलेशिया, इंडोनेशिया और टर्की। हालांकि टर्की आसियान का मेंबर नहीं, टर्की तो यूरोप में है, लेकिन जो ये टर्की भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई है। और ईरान में चाइना ने 450 बिलियन, $450 बिलियन नेक्स्ट 5 years लगा रहा है। दैट्स अ वेरी बिग चेंज। और चाइना नहीं चाहता कि ये फलस्तीनियन वार की वजह से ईरान में उसका 400 बिलियन का नुकसान हो जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जब यूरोप में लड़ाई बढ़ेगी, यूरोप वाले, अमेरिका वाले लड़ाई बढ़ाएंगे ईरान में, उनको ये भी सोचना होगा कि दे विल बी डिस्ट्रॉइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस एज वेल, विच चाइना विल नॉट एक्सेप्ट। तो रशिया, चाइना भी खड़े होंगे ईरान को बचाने के लिए, जैसे उन्होंने अब तक ईरान की इकोनॉमी बचाई। ईरान की इकोनॉमी जो है सैंक्शन के बाद भी, इराक का हाल नहीं ईरान में है। इराक में 5 लाख बेबी मर गए जब इराक का बाइकाट हुआ था 91-92 में। लेकिन देखिए ईरान में यह हाल नहीं है, इसलिए कि ईरान ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया है रूस, चीन के साथ, इंडिया के साथ। लेकिन ये समझे उस वक्त आज के 20 साल पहले रूस, चीन इस हालत में नहीं थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है, तो दे प्रोवाइड सम अल्टरनेटिव। तो ये दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ेगा और यूरोप का डोमिनेशन कम होगा ये पिछले नेक्स्ट 10 साल में। लेकिन एक रात में, एक हफ्ते में नहीं होने वाला है। और वार अगर नहीं होगी और पीस होगी तो विदाउट पीस नो डेवलपमेंट। तो पीस होगी तो डेवलपमेंट के बहुत चांसेस हैं, और दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, लिविंग कंडीशन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी। ऑल दिस। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। सर बिफोर हम इस पॉडकास्ट को एंड करें, इस वक्त ट्रम्प का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। उसने अंडर द टेबल बात भी की है ईरान से, और रशिया के साथ भी, यूक्रेन वॉर के अंदर भी वो कह रहा है कि भाई इसको हम ख़त्म करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ईरान के साथ जो उसने नेगोशिएशन अभी शुरू की है, वो कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी या बस शो ऑफ है? देखिए, एक मुल्क को समझने के लिए उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझना होगा। अमेरिका में जो एलिट कैप्चर है, जो रूलिंग एलिट वहाँ के हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तबका है वार, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरा तबका उनका बैंकिंग, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, और तीसरा तबका उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और टेक्नोलॉजी वगैरह। 3-4 सेक्टर उनके बड़े स्ट्रांग है, और ये पूरी अमेरिकन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रंप जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी ट्रेडिशन से नहीं आता। एक रिच आदमी है, पॉलिटिक्स में कूद गया है, इसे कोई बैकग्राउंड, कोई बैकिंग नहीं है, ना तो इसका कोई डेमोक्रेटिक बैकिंग है, रिपब्लिकन पार्टी बैकिंग है। ये पार्टी आदमी नहीं है, ये तो बाहर से आ गया है। तो ये जो भी इसकी समझ में आता है, भला ये उस पर अलाउ करता है। अब देखिए, उसने आया था कि मैं दुनिया में अमेरिका का वो करूँगा, लेकिन अब मिलिट्री बढ़ाऊंगा ये वो। लेकिन इसने समझा के कि मिलिट्री बढ़ाने से डेवलपमेंट नहीं होगा, हम पीस से डेवलपमेंट करें। तो हो सकता है जो इसने अभी जर्मनी के चांसलर को भेज रहा है, शुल्ट्ज को, जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर रशिया भेज रहा है, बाकायदा डेट फिक्स हो गई है। आई थिंक ही इज गोइंग इन नेक्स्ट 2-3 days, तो जा रहे हैं वो। तो उससे पुतिन से बात करेंगे कैसे यूक्रेन में बात तय हो। और यूक्रेन का लीडर जो जोलेंस्की है, जो आजकल जो लड़ाई कर रहा है, उसने भी कहा है कि ट्रम्प हैज आस्क्ड हिम टू स्केल डाउन द वॉर। और अमेरिका के पास अब पैसा नहीं है वार के लिए। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो वार मॉन्गर थे बाइडेन के ज़माने में, उनका असर लग रहा है अमेरिका की पॉलिसी पे कम होगा, और अमेरिका में पॉलिसी में एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल सेक्टर का असर बढ़ेगा। और दूसरी वही ये इसकी हाल ईरान में भी उसने अप्रोच किया। हालांकि ईरान के खिलाफ बहुत ज़्यादा ज़्वानिश लाबी वगैरह है, लेकिन फिर भी अमेरिका के रूलिंग एलिट ये एहसास कर रहे हैं कि अगर वार ईरान के साथ हुई तो तेज सप्लाई बंद हो जाएगी मिडिल ईस्ट से, तो दुनिया में तेल कीमत बहुत बढ़ जाएगी और इकोनॉमी बहुत डैमेज होगी। तो अमेरिका का लॉन्ग टर्म में बहुत लॉस है ये वार से, क्योंकि मिडिल ईस्ट की अगर तेल सप्लाई ख़त्म हो जाए, गिर जाए वार की वजह से,
तेल के कुएं जलने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी जी। ऑयल प्राइस पे कंट्रोल करना। तो हो सकता है कि ये इसकी पॉलिसी चेंज, इसलिए इसने आजकल ईरान को अप्रोच किया है, बाकायदा उनकी मीटिंग हुई है ईरान के एम्बेसडर से यूनाइटेड नेशंस में। 1 घंटे मीटिंग थी, 2 घंटे मीटिंग हुई है। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। पीस हाँ। चाहिए, और पीस का मतलब है कि निगोशिएट, गिव एंड टेक, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और एकाएक अगर वार होगी तो मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई विद न्यूक्लियर वार, और जो इसमें किसी का फायदा नहीं। ईरान अगर इसराइल को बम से बर्बाद कर देगा तो अमेरिका और इसराइल मिलके ईरान को न्यूक्लियर बम से बर्बाद कर देंगे, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आई सपोर्ट दिस इज वेरी गुड डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल दिस एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फ़लस्तीन के मामले को काफ़ी डिटेल में देखना। थैंक यू सर। यू वेलकम।